हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके ऑथर हैं रिचर्ड एब्राइट। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स की, इनकी उपलब्धियों की। तो रिचर्ड एब्राइट को सर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड मिले थे बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ये आप लोगों को नाम याद होना चाहिए इन दोनों अवार्ड्स का। और उनका जो इंटरेस्ट था एब्राइट का साइंस में आया था क्योंकि उनको बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी। अब देखिए कि वो कितने होनहार थे, कितने टैलेंटेड थे। 22 की एज में उन्होंने सेल्स कैसे वर्क करते हैं इस पर एक नई थियरी बनाई थी, और इस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक मैगजीन में जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक जर्नल, एक मैगजीन ने एक कॉलेज स्टूडेंट का किया हुआ कुछ रिसर्च को प्रिंट किया था, वरना अक्सर क्या होता कि कोई साइंटिस्ट वगैरह का ही रिसर्च प्रिंट हुआ करता था। तो स्टार्ट कैसे होता है सब कुछ, ये साइंटिस्ट बनने का जो इनका सफर था वो स्टार्ट कैसे होता है। तो एक्चुअली जब एब्राइट छोटे थे तो उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो फुटबॉल या कोई भी गेम खेलने के लिए अकेले ही थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि अपना टाइम पास करने के लिए बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, इन चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उनको तारों की तरफ देखने देखने का भी बहुत शौक था। ये मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। शुरू से ही उनको वो एक बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे, बहुत ही जिज्ञासु चाइल्ड थे, बच्चे थे। उनको हमेशा चीज़ों को जानने में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। और उनकी मदर जो है वो इनकरेज किया करती थी उनको, उनका प्रोत्साहन किया करती थी। उनकी मदर ने उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल जिसपे वो अपना टेलीस्कोप रख सके, ये सब चीज़ें जो है वो उनको खरीद कर दिए थे उसकी मदर ने। और उसकी अकेली कोई अगर साथी थी, कंपेनियन थी, तो वो उसकी मम्मी ही थी। तो जब एब्राइट फर्स्ट क्लास में थे तो उसके फादर की जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसकी मम्मी ने ही उसको पाला पोसा, और उसने उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती थी पढ़ने के लिए वो उसकी मम्मी ने लाकर दी उसको। और उस एब्राइट को बहुत पसंद था पढ़ाई लिखाई और नई चीज़ों को सीखना। एब्राइट को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, सेकेंड क्लास में थे, तो उस समय उन्होंने अपने एरिया के 25 स्पीशीज, 25 प्रजातियां जो थी बटरफ्लाइज की, वो इकट्ठा कर ली थी जो उनके एरिया में थी। और एक दिन उनकी मदर ने एक बुक लाई उनके लिए जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इस बुक ने ही उनकी लाइफ को काफी हद तक बदला। और इसमें कहा गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो माइग्रेट करती हैं, वो पलायन करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ, जहाँ चाहे वो जहाँ पे भी हो, नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट। पर मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो हमेशा सेंट्रल अमेरिका की तरफ पलायन करती हैं, माइग्रेट करती हैं। और इससे जो है एब्राइट का इंटरेस्ट साइंस में बढ़ने लग गया था। दो तरह की बटरफ्लाइज की प्रजाति की बात हुई है, एक मोनार्क बटरफ्लाई, वाइसरॉय बटरफ्लाई। आप देख सकते हैं कि दोनों ही बटरफ्लाइज के पंखों में कुछ डिफरेंस है। जब बुक जब वो बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जब ये बुक खत्म होती है, इसके एंड पे लिखा होता है कि रीडर्स जो हैं, जो पढ़ेंगे इस किताब को, वो क्या बोलते, उनको ये कहा गया था कि आप बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाई, इसका माइग्रेशन किस तरह से होता है, इस पे आप लोग अपनी स्टडी भेज सकते हैं। तो फ्रेडरिक अकर्ट, डॉक्टर फ्रेडरिक अकर्ट जो है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे, उन्होंने इनवाइट किया था रीडर्स को कि आप लोग बटरफ्लाइज को टैग करना और फिर वो बटरफ्लाइज उनके पास भेजना। एब्राइट ने एब्राइट की मम्मी ने डॉक्टर फ्रेडरिक को लेटर लिखा कि मेरा बेटा भी ये काम कर रहा है, टैगिंग कर रहा है वो बटरफ्लाइज की। और एब्राइट ने एडेसिव यूज किया था मोनार्क, जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाइज थी उनको टैग करने के लिए, जिसकी मैंने आगे इमेज यूज कर रखी है। ये एडेसिव है।
तो पहला काम था कि मोनार्क बटरफ्लाई को रेज करना, उनको पालना पोसना। तो एब्राइट जो है अपने घर के बेसमेंट में, अपने घर में ही एक अंडरग्राउंड कमरे में बटरफ्लाईज को पालता है। तो जब जितनी भी उनकी स्टेज होती है, कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट, एग्स से शुरू होके, और जो भी टैग करेगा बटरफ्लाईज को, उनको ये कहा गया था कि आप बटरफ्लाईज को मेरे पास भेजना भी, ऐसा डॉक्टर फ्रेडरिक ने अपनी किताब के एंड में कहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काफी जल्दी क्या होता है कि ब्राइड का टैगिंग में इंटरेस्ट छूट जाता है, क्योंकि जितनी भी बटरफ्लाईज उसने टैग की थी, उसने काफी बटरफ्लाईज को पाला और अपने उनकी मतलब खेती की, एक तरह से बोल सकते हैं खेती की, और फिर उनको टैग किया। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाईज पकड़ी गई, जिनको, क्योंकि उनको टैग करके फिर छोड़ दिया गया उड़ने के लिए, ताकि उनका पलायन को नोटिस किया जा सके। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाईज जो है वो पकड़ी जा सकी। तो उसे लगा कि मेरी मेहनत जो है वो उतना रंग नहीं लेके आई है। ये स्टेजेस हैं। साइंस फेयर, साइंस का एक मेला हुआ था। जब एब्राइट 7th क्लास में थे तो उन्होंने एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भाग लिया, लेकिन वो इसमें हार गए। और रीजन ये था कि उन्होंने स्लाइड्स, फ्रॉग के जो टिश्यूज होते हैं उनकी स्लाइड बनाई थी। आपको पता होगा स्लाइड क्या होता है। लेकिन बाकी लोगों ने रियल एक्सपेरिमेंट्स, वर्किंग मॉडल्स बनाए थे बाकी लोगों ने। तो वर्किंग मॉडल और स्लाइड्स का क्या मुकाबला, तो इसलिए वो इस वाले फेयर में हार गए। लेकिन अगले साल उन्होंने फिर से पार्टिसिपेट किया। और इस बार उनका प्रोजेक्ट था कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाईज को कॉपी करती है, उनकी नकल करती है। थियरी ये दी थी एब्राइट ने कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो कोशिश करती है कि वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखे, क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाई खाना उतना पसंद नहीं था। और लेकिन ये भी पाया गया बाद में कि जो स्टारलिंग बर्ड्स हैं वो मोनार्क बटरफ्लाईज को ही खाते हैं। तो भी सिर्फ एक ही बर्ड है ऐसा है जो मोनार्क बटरफ्लाई को खा रहा है, बाकी बर्ड्स तो नहीं खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक ये थियरी सच हो सकती थी। आगे देखते हैं। बाद में रिसर्च की गई और ये पाया गया कि सच में जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क को कॉपी करती है। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था उनका, इसको जूलॉजी में फर्स्ट और बाकी ओवरऑल साइंस फेयर में थर्ड रखा गया। जब एब्राइट 2nd ईयर में थे हाई स्कूल में, तब उन्होंने एक और रिसर्च स्टार्ट की। और इस रिसर्च के दौरान उन्होंने ये डिस्कवरी की, ये खोज की कि जो हार्मोन्स होते हैं इंसेक्ट्स में, उसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की थी। और इसी रिसर्च के जरिए उनकी जो थियरी थी कि सेल्स की जो लाइफ है उसके ऊपर जो नई थियरी दी थी उन्होंने, वो इसी के बेस पे थी। जो इंसेक्ट के अंदर जो हार्मोन्स की डिस्कवरी जो उन्होंने की थी उसके बेस पे ही उन्होंने नई सेल की थियरी दी थी। और उन्होंने एक बहुत ही आसान क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की कि जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा स्टेज होती है उस पर 12 धब्बे होते हैं गोल्डन कलर के। इनका पर्पस क्या है, ये क्यों, क्या मकसद है इनका, क्यों होते हैं ये स्पॉट्स, धब्बे, जो आप देख पा रहे हैं लेपर्ड के ऊपर। तो एब्राइट और उनका एक और साथी साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक यंत्र बनाया जिससे कि ये प्रूव हुआ कि जो बटरफ्लाई के ऊपर जो स्पॉट्स हैं, जो धब्बे हैं, उनसे एक हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन जो है बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए, जो कि मतलब एग से प्यूपा सभी स्टेजेस से में जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिला। और उनको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, एक और मेले में उनको एंट्री मिली। इसके बाद में उनको मौका मिला कि वो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी काम कर पाए। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो जब वो हाई स्कूल जूनियर में थे, मतलब 9th क्लास में थे, तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था मोनार्क प्यूपा पे। और उसके लिए उनको फिर से एक और लेबोरेटरी में काम करने का, फिर से इसी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो ऊपर लिखा हुआ है। और जब वो हाई स्कूल सीनियर में थे, मतलब 10th क्लास में थे, तब उन्होंने मोनार्क के विंग्स से ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग, उन्होंने मोनार्क के विंग से
सेल्स को कल्चर किया, एक कल्चर में ग्रो किया। और उन्होंने ये प्रूव किया कि जब ये हार्मोन रिलीज होता है, गोल्ड जो कि उन गोल्डन धब्बों से निकलता है, तब ये सेल्स जो बटरफ्लाई के विंग से लिए गए थे, ये सेल्स नॉर्मली ग्रो करते हैं। अगर वो हार्मोन नहीं मिलता है तो उनकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती है। और इस प्रोजेक्ट के लिए उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है जूलॉजी में, एक और इंटरनेशनल फेयर में, मेले में। जब वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे, तब वो लेबोरेटरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड में गए थे और वहां पे उन्होंने इस हार्मोन के ऊपर काम किया। और जब वो लेबोरेटरी में काम कर रहे थे तो उनको इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो जानने का मौका मिलता है। और उन्होंने बहुत ही when Ebright was working on the X-ray photos of chemical structure of hormone, he got the idea of, जब वो लोग जब एब्राइट और उनका फ्रेंड जो है वो इसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे उनकी एक्सरे फोटो के जरिए, तब उनको आइडिया आया था सेल की न्यू थ्योरी को बनाने का। ठीक है। और इस थ्योरी से उनको पता चला कि कैसे जो सेल्स हैं वो ब्लूप्रिंट रीड करते हैं। वो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी पेरेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिलती है, या हमारे जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स से मिलते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो पास हुई है पेरेंट्स से बच्चों के अंदर। तो यही जानकारी जो है वो कैसे पास होती है, ये उनको आइडिया मिला था जब वो ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एब्राइट और उनका रूममेट जेम्स वोंग पूरी रात काम करते हैं और वो पिक्चर्स और मॉडल्स बनाते हैं मॉलिक्यूल्स का, ये दिखाने के लिए कि कैसे इंफॉर्मेशन पास होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों। और फिर एब्राइट और उनका फ्रेंड जो रूममेट था वो इस पे थ्योरी लिखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो क्लास में सेकंड आते हैं। और इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी रिसर्च की और काफी एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो इस थ्योरी को प्रूव कर सके। एब्राइट जो है वो सिर्फ पढ़ाई में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, उनका काफी और चीजों में भी इंटरेस्ट था। जैसे कि वो एक डिबेट में बहुत अच्छे थे, वो बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, मतलब लोगों के बीच में वो अच्छे से बात कर पाते थे। वो एक कनोइस्ट थे। कनो एक बोट होती है जिसकी मैंने इमेज आगे यूज की है। इसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी थे। कनो। और उनके जो फेवरेट टीचर थे वो थे मिस्टर वीरर, जो कि एक सोशल साइंस के टीचर थे। मिस्टर वीरर जो थे वो बहुत ही इम्प्रेस थे अब्राइट से, क्योंकि अब्राइट जो है वो 3-4 घंटे रिसर्च करते थे और इसके अलावा फिर भी वो टाइम निकाल दिया करते थे डिबेट वगैरह के लिए। और यही बात उनको बहुत इम्प्रेस करती थी कि कितना हार्डवर्किंग बच्चा है। और वो हमेशा यही करता था कि हमेशा वो बेस्ट करता था अपना ताकि वो जीत सके। तो ये जो स्पिरिट थी ब्राइट की, वो इसने बहुत इम्प्रेस किया मिस्टर वीरर को। तो दैट्स इट, हमारा चैप्टर जो है यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।